हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन इज़ फ्री बाय मिसेस राना। सो आज हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अपना एक्सरसाइज पोर्शन शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम पेज नंबर 13 पे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द सल्फर कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज होता है जब आयरन नेल उसके सोल्यूशन में डिप करते हैं। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सीरीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा तो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टॉपिक में एक सीरीज़ पढ़ी थी जिसको हमने नाम दिया था रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आप गो थ्रू होगे तो उसमें कुछ ऐसा था। सबसे ऊपर हाईली रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट था? पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद था सोडियम। ठीक है, फिर था कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन को रेड कलर से मार्क कर देते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, ये हमारी क्या थी? रिएक्टिविटी सीरीज़ थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा था? मोस्ट रिएक्टिव था आपका पोटेशियम। ठीक है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव था प्लैटिनम। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वाज प्लैटिनम। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे आयरन कहाँ पे है? ये आयरन है। कॉपर कहाँ है? आयरन के नीचे। ठीक है, कॉपर कहाँ है? आयरन के नीचे। जैसे जैसे आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आते हो, आपकी जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव होता है। यानी देखा जाए तो कॉपर के कंपैरिजन में आयरन क्या है? हाईली रिएक्टिव। कॉपर के कंपैरिजन में आयरन क्या है? हाईली रिएक्टिव। इसलिए जब आयरन नेल्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जाएंगी तो वो क्या करेगी? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, आपका बनेगा फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये देखो क्या पूछा है यहाँ पे, वाई डज द कलर चेंज? ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मैंने आपको पहले बताया था कि कौन से कलर में आता है? ब्लूइश कलर। ठीक है, और कलर चेंज हो जाता है किसमें? ग्रीन में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। और क्योंकि आपका आयरन क्या है? हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, आपका प्रोडक्ट बनेगा फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, सॉरी फेरस सल्फेट, FeSO4 है तो फेरस आएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट। ठीक है, और आपको मिलेगा कॉपर। ठीक है, इसलिए कलर चेंज होता है। इसका आंसर, ताकि आपको इजली नोट कर पाओ, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। आपने रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा कि आयरन कॉपर के ऊपर आता है। ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए therefore the color of the copper sulfate solution changes, the reaction is this। ठीक है, आयरन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब रिएक्ट करेगा तो फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर उसमें क्या कर जाएगा? कॉपर के पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं? तो थोड़े चिपके हुए दिखते हैं ना। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको क्या याद रखना है, मैंने पहले कहा था कि एक्टिविटी सीरीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसी से आपका क्या होगा? आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लर्न करने का तरीका भी बताया था। ठीक है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्डीज प्लैटिनम। ये जो भी वर्ड मैंने बोला है, इसका स्टार्टिंग का जो इनिशियल है, जैसे प्लीज़ है। ठीक है, प्लीज़ इनिशियल क्या है इसका? पी से क्या आता है? पोटेशियम। ठीक है, क्या आता है? पोटेशियम। ठीक है, और पहला कौन सा है? पोटेशियम ही है। तो ये लर्न करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है
Give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 1.10. ठीक है, 1.10 में कौन सा रिएक्शन है बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप बताओ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डबल, ये साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है थ्योरी का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा था दोज रिएक्शन इन विच, ठीक है, जिसको नहीं याद है वो यहाँ से एक बार फिर से नोट कर लो। दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा हिंट के फॉर्म में आपको बताया था पहले कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, जैसे कि आपने क्या लिया है, ए बी, ठीक है, उसको रिएक्ट करा रहे हो आप सी और डी के साथ। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ये ऊपर जैसे आपने देखा यहाँ पे एक ही क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, Fe किसके साथ जाके कंबाइन हो रहा है, SO4 2 नेगेटिव के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, A C के साथ कंबाइन कर जाएगा और B D के साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, A C के साथ कंबाइन कर जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, B और D का, ठीक है, सॉरी हाँ सही है, बेसिकली C इधर आ गया और B इधर आ गया। ठीक है, अच्छा नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, हाँ AD और BC। ठीक है, ये बनेगा आपका। ठीक है, B और D का आपस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। B इधर जाके कंबाइन होगा C के साथ और C A के साथ। बेसिकली क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, या तो सिंगल एटम का, या तो फिर एलिमेंट का, या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, या फिर एटम्स का। ठीक है, अब आपका एग्जाम्पल्स आपने पढ़े थे बहुत सारे, यहाँ पे पूरा एक डिफरेंट एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन करो। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल बताए हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स। एक आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सपोज़ आपने क्या लिया है, आपने लिया है कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट ले लो, एक्वस फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आप ये मत पूछना कि एक्वस क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एक्वस यानी अगर आप कॉपर सल्फेट को पानी में, जिसका सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, वो होता है एक्वस फॉर्म। ठीक है, कॉपर सल्फेट को आपने वाटर में क्या किया, डिजॉल्व किया, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है, तो एक्वस फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट आपने लिया। उसमें आप डालोगे क्या, H2S गैस, दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कैसे, जो कॉपर है वो सल्फ़र के साथ कंबाइन होगा और आपका एक ब्लैक PPT फॉर्म करेगा। ठीक है, ब्लैक PPT फॉर्म करेगा, सल्फ़र के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, PPT फॉर्म करेगा। ठीक है, कॉपर सल्फाइड है, ये कॉपर सल्फाइड है, और आपका जो हाइड्रोजन है वो सल्फेट के साथ। अब यहाँ पे SO4 क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, S सल्फर O ऑक्सीजन, ग्रुप ऑफ एटम्स। ये क्या कर गया, ये ग्रुप ऑफ एटम्स डिस्प्लेस कर गया और जाके कंबाइन कर गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इसने फॉर्म किया क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्म किया, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है, ये एग्जांपल है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पे कहा है कि एक डिफरेंट एग्जांपल बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक लिख रखा है कि रिएक्शन बिटवीन, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इस रिएक्शन में क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं वो ट्रेड पोजीशन मतलब एक्सचेंज करेंगे पोजीशंस। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइट सिल्वर क्लोराइड। ये जो यहाँ पे है, जो वाइट PPT यहाँ पे फॉर्म होगी सिल्वर क्लोराइड की। ठीक है, वाइट PPT फॉर्म होगी सिल्वर क्लोराइड की। ठीक है, प्लस आपका जो केमिकल रिएक्शन है ये दे के रखा है, ये आपका आयंस के फॉर्म में आपको दे के रखा है। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, आप चाहे ये वाला एग्जांपल जो मैंने बताया इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कंबाइन करोगे, आपको क्या मिलेगा, कॉपर सल्फाइड, ब्लैक PPT मिलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, अब आप बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कैसे क्रिएट किए, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ।
CO2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ऐसे है। ठीक है, इसको अलग अलग लिखूँ तो ये ऐसे आएगा। वही चीज़ यहाँ पे दे के रखी है कि आयंस कैसे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस प्लस और क्या है यहाँ पे, H पॉजिटिव S2 नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव इसलिए H2 है यहाँ पे। ठीक है, इसको कोई बात नहीं, इसको अभी नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ ये लिख रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे चार्ज लगा है। ठीक है, अब ये क्या कर जाएगा, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के साथ जाके कंबाइन कर जाएगा, तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, H2SO4। ठीक है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव है, तो बैलेंस करने के लिए H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो CuS। ठीक है, आयंस का क्या हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग यानी कि आपस में क्या करके डिस्प्लेस किया, आपस में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुए हैं या फिर कौन से सब्सटेंस रिड्यूस हुए हैं। उससे पहले फटाफट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओ से याद रखना, ऑक्सीडेशन ओ से ऑक्सीजन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे ही रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट, ये होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रिएक्शंस आपको दिख के रखी हैं, ये 2 रिएक्शंस लिख लो। क्या है यहाँ पे, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है। ठीक है, ये ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, सोडियम को जो आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर, यहाँ पे स्टेट भी लिख लो इसकी। ठीक है, ये देखो सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, आपको फाइंड करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, बेसिकली कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, आपका सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन साफ साफ बोलता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, जो एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, उसने ऑक्सीजन को क्या किया है, गेन किया है, हेंस यहाँ पे सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि दैट इन दिस रिएक्शन सोडियम हैज़ गॉट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अच्छा आपका नेक्स्ट इक्वेशन आपको दिया है, कॉपर ऑक्साइड लोगे आप, हाइड्रोजन गैस उसमें पास कराओगे। ठीक है, यू वुड गेट कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ है, अब आप देखोगे यहाँ पे कॉपर के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन था, ये हमने इक्वेशन कर रखी है पहले। ठीक है, कॉपर के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन था, अब इसने अपना ऑक्सीजन क्या किया है, लॉस किया है। यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यानी यहाँ पे कॉपर क्या हुआ है, कॉपर यहाँ पे हुआ है रिड्यूस। क्या हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ है। और यहाँ हाइड्रोजन, एक और चीज़ देखो यहाँ पे, हाइड्रोजन क्या हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या बना है, वाटर वेपर, या फिर कहूँ तो लिक्विड फॉर्म है तो फिर वाटर बना है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ है, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडाइज। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, द सोडियम in the first equation is getting oxidized with the addition of oxygen and the copper in the second equation is reduced due to addition of hydrogen, या फिर मैं कहूँ तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसने ऑक्सीजन अपना खोया है, हाइड्रोजन ने गेन किया, तो हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है, और कॉपर क्या हुआ है, यहाँ पे कॉपर की बात करें, कॉपर क्या हुआ है, रिड्यूस्ड, कॉपर क्या हुआ है, रिड्यूस। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमारी अब एक्सरसाइज हमारी शुरू हो रही है। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पे आपका दिया है लेड ऑक्साइड। ठीक है, उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया है, आपको क्या मिला है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड,
लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। अच्छा, ऑप्शन है आपके ये ANB, ANC, ABC या फिर और। आपको यहाँ पे ढूंढना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, ओके। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आपकी इक्वेशन। फोर्थ, सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं बट समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, आपकी इक्वेशन है लेड ऑक्साइड, ठीक है, उसको आप रिएक्ट करवा रहे हो कार्बन के साथ, आपका मिल रहा है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसको देख के आपको क्या पता लगा है? फर्स्ट ऑप्शन के देता है ANB। चलो ये छोड़ो, ऐसे ही हम देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस, ठीक है, ऑब्वियसली ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, किस में? लेड में। ठीक है, और नेक्स्ट है, तो ये साफ साफ यहाँ लग गया पता, ये गलत है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग, एक सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है लेड में, और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अगेन ये भी गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ ये सही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट, लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही है कि आपका लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो हेंस आपका ऑप्शन आता है फर्स्ट। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों इनकरेक्ट है। आंसर देख लेते हैं। ठीक है, यस राइट है, ANB, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ बीइंग रिमूव्ड एंड बिकॉज, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ओके, फेरस ऑक्साइड को आप रिएक्ट करवा रहे हो एल्यूमिनियम के साथ, आपको मिल रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयन। ठीक है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देख लेते हैं किसका एग्जांपल है। रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको ऐसे डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आपके पास क्या है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, आप उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, आपको मिल रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयन। अब पूछ रहा है ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। अब इसमें आप देखोगे कि जब फेरस ऑक्साइड आपका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, पहले ऊपर आते हैं, यानी बेसिकली रोल किसका है, आयन और एल्यूमिनियम का। अब देखो यहाँ पे ये है एल्यूमिनियम, आयन का है, ये है आयन। ठीक है, ये है आयन। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन के ऊपर है, यानी एल्यूमिनियम क्या है, आयन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऑब्वियसली जब आप एल्यूमिनियम को आयन के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो ऑक्साइड से आयन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, और खुद ऑक्साइड से जाके ऑक्सीजन के जाके क्या हो जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको रिएक्टिविटी सीरीज आप पता लग रही होगी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी बार है रिएक्टिविटी सीरीज आपके काम आ रही है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम है वो आयन के क्या है, ऊपर है। ठीक है, यानी वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो ऑब्वियसली जब एल्यूमिनियम को आयन के ऑक्साइड के साथ क्या करोगे, रिएक्ट करवाओगे, तो आयन वो क्या कर जाएगा, ऑक्सीजन ले लेगा ना, बेसिकली क्या करेगा। ठीक है, क्या करेगा वो ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। उसने ऑक्सीजन को क्या किया, डिस्प्लेस किया। क्या किया, डिस्प्लेस, हटाया अपनी पोजीशन के, आयन को हटाया। ठीक है, और खुद ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया, और आयन यहाँ पे अकेला रह गया। और यहाँ पे ये क्या है, एल्यूमिनियम अकेला था, एल्यूमिनियम के साथ कोई एलिमेंट था साथ में, नहीं था। तो बेसिकली कौन सा रिएक्शन है ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा ठीक है, ऑप्शन हमें दिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, डबल डिस्प्ले, आप कंफ्यूज करने के लिए दिख रखा है, सिंगल है कि डबल है। ये क्या है, सिंगल नहीं दिया है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा है, एटलीस्ट डबल नहीं है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings। टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले लिख लो
लिख लो क्या बोला है आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको आपने रिएक्ट करवाया आयन फिलिंग्स के साथ, ठीक है। ऊपर चलो फिर से रिएक्टिविटी सीरीज, ये है आयन और ये क्या है, हाइड्रोजन। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, साफ साफ दिख रहा है आयन ऊपर है हाइड्रोजन के, हेंस आयन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। आयन क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। अब क्या होगा जब आयन HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ऑप्शंस देखते हैं क्या। हाइड्रोजन गैस एंड आयन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, क्या होगा ऐसा, देखते हैं। एक सेकेंड, पहले मैं यही देख लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे प्लेस्ड है किसके, आयन के, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आयन जो है हाइड्रोजन को हटाकर खुद क्लोरीन के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। खुद क्लोरीन के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ऐसे ही होगा कुछ, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, क्या, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या था, हाइड्रोजन गैस एंड आयन क्लोराइड प्रोड्यूस, हाँ हुआ है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है किससे, आयन से। देखो तीसरा क्वेश्चन रिलेटेड टू रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है आयन के, इसलिए आयन ने क्या किया, डिस्प्लेस किया, ठीक है, और खुद फॉर्म कर दिया, ठीक है, खुद फॉर्म किया, क्या फॉर्म किया, आयन क्लोराइड, क्या फॉर्म किया, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपका हो रहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स मैक्सिमम आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लोरीन गैस, नहीं ये नहीं है, क्लोरीन गैस तो नहीं आई है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। एंड लास्ट है आपका आयन सॉल्ट एंड वाटर, आप ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका आंसर भी देख लो, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, वही लिखा है जो समझाया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और क्यों इसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। आंसर देखने से पहले, ठीक है, आप एक और आंसर काइंड ऑफ आंसर लिख सकते हो, यहाँ पे समझ लो, फोर्थ डाल लो इसको। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, मैंने आपको पहले भी लिखवाया है, दोबारा लिखो। इक्वेशंस इन विच, लिखो इक्वेशंस इन विच एलिमेंट on the two sides of the equation, the number of atoms of each element on the two sides of the equations आर इक्वल, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया, बताया था आपको, एग्जाम्पल याद हो, मैंने एग्जाम्पल आपको जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का दिया था, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड शायद, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, आपकी एक्टिविटी भी थी, आपको याद होगा तो, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स देखो, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स, एलिमेंट लिखना था, एलिमेंट लिखा था हमने, ठीक है। जिंक कौन कौन से एलिमेंट है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे, ठीक है, और राइट हैंड साइड, कि ये बस एग्जांपल आपको बता रही हूँ, ये आपने नोट नहीं करना है, इसे समझने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड देखो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट एटम्स कितने हैं, 1, राइट हैंड साइड भी कितने हैं, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड अगेन नंबर ऑफ़ एटम्स 2। सल्फर के नंबर ऑफ़ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड अगेन
1, ऑक्सीजन कितने हैं 4 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अगेन 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसा इक्वेशन जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के, ठीक है, दोनों साइड, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे, इक्वल, 1 1 2 2 1 1 4 4, ठीक है, क्या है इक्वल। ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आप इसकी डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल भी लिखो, ऐसे आप एक्सप्लेन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों चाहिए, ये भी याद करो, मैंने आपको बताया था, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आपको बताया जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आपको बताया था जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था, जब आप हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, तो HCl फॉर्म होता है, क्या हुआ था, टोटल मास लेफ्ट हैंड साइड में कितना निकला था हमारा, याद हो, हाइड्रोजन का मास होता है 1U, ठीक है, क्लोरीन का मास होता है कितना 35.5U। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स को डिपेंड करके ये कितने 2 एटम है, तो यानी 2U प्लस 71U, टोटल मास कितना है यहाँ पे 73U। टोटल मास कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 73U, राइट हैंड साइड में देखो टोटल मास कितना है, यहाँ पे सिर्फ एक एटम है हाइड्रोजन का, यानी कि 1U, और क्लोरीन के कितने एटम है, अगेन 1 एटम 35.5U। यहाँ पे टोटल मास कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36.5U। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है ही नहीं, नॉट इक्वल टू, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इसको कंजर्व करने के लिए आपको इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। वही अगर आप यहाँ पे 2 लगा दो तो फिर ये 36.5U इंटू 2 हो जाएगा, यानी 73U। हेंस ये चीज़ क्या हो जाएगी आपस में इक्वल, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे ही आपने क्वेश्चन को बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, यहाँ पे भी 2 नंबर्स ऑफ क्लोरीन आइटम्स, और यहाँ पे भी 2, तो आपका मास भी क्या कर गया, इक्वल हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, सपोर्ट कर गया। तो इसलिए कि आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करनी पड़ती है, ठीक है। ये देखो कहाँ है आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखो आंसर। A balanced chemical equation is one in which number of different atoms on both the reactant and the product sides are equal, ठीक है। Balancing of chemical equation is necessary for the reaction should obey the law of conservation of mass। मैंने आपको दोबारा से समझा दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हैज़ नो डिफाइंड मेथड एंड इज प्योरली ट्रायल एंड एरर आइटम, ठीक है। ये रहने दो, आपको बस ये लिखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सपोर्ट करने के लिए हमें बैलेंस करना ज़रूरी है इक्वेशंस को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम, ठीक है। ये हमने बहुत प्रैक्टिस की है बैलेंस करने की, आज फिर से कर लेते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ओके, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, ठीक है। ए, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। मैंने आपको 2-3 मेथड बताए थे स्टूडेंट्स बैलेंस करने के, जिसमें से एक इजी मेथड मैंने बताया था कि सबसे पहले आप मेटल बैलेंस करोगे, फिर नॉन मेटल, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन एंड लास्ट पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स एट लेफ्ट हैंड साइड आर 2, नंबर ऑफ़ एटम्स एट राइट हैंड साइड कितने हैं, सिर्फ 1, ठीक है। बैलेंस करो। हाँ, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा सकते हो 2, और आपके नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस करो। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हैं एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 6, ये 3, ये 2, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे हैं सिर्फ 2, तो आपका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी 3H2, 3 कोएफिशिएंट लगाओगे तो 3 2 जा 6, ठीक है, प्लस N2 नाइट्रोजन 2NH3, हेंस दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चेक कर सकते हो।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका बी। ठीक है, ओके। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर। अब एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वही फॉर्मूला अपनाते हैं। सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। यहाँ पे है हमारा सल्फ़र। सबसे पहले आप सल्फ़र को बैलेंस करोगे। सल्फ़र देखो, लेफ्ट हैंड साइड भी एक है और राइट हैंड साइड भी नंबर ऑफ़ एटम्स एक है, तो सल्फ़र तो बैलेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे ये तो बैलेंस है। ठीक है, आपका आ गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखो, लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ़ एटम्स ऑक्सीजन है 2 और राइट हैंड साइड है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी टोटल नंबर है 3। तो इसे बैलेंस करते हैं। लिख लो इक्वेशन, प्लस ऑक्सीजन वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कैसे बैलेंस होगा? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 2 कोएफिशिएंट लगा दूँ, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ हो गए 4, यहाँ पे भी 2 + 2 ये हो गए 4। ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक है, हो गया। अब लास्ट आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे कितने हैं? 4 नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या करोगे? 2 कोएफिशिएंट लगाओगे। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई है, फिर आपका सल्फर चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको दूसरे मेथड के साथ करते हैं जहाँ पे आप कोएफिशिएंट्स लगाते हो। ठीक है, इसलिए आपको 3 से 4 मेथड्स बता के रखे हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट पुट करो, A, B, C, D। सबसे पहले ले लो सल्फर। इक्वेशन क्या बनती है? A = D। ठीक है, फिर ऑक्सीजन ले लो। इक्वेशन है आपकी 2B = C + 2D। लास्ट हाइड्रोजन के केस में आपकी इक्वेशन है 2A = 2C। ठीक है, इससे आपको मिलती है, यानी A भी C के बराबर है। DB = यहाँ से आप ले लो, DB = A है, CB = है, तो पुट C एंड D = A। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है। 2B = A + 2A, ये आ गया आपका B = 3/2A। ठीक है, ठीक है। अब लेट A = 1, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। A = 1 है तो B आ गया 3/2 और C = 1, D = 1। पुट कर दो कोएफिशिएंट्स। ठीक है, H2S + 3/2 O2 + H2O + SO2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो सबको 2 के साथ इंटू 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2H2S + 3O2 गिव्स 2H2O + 2SO2। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? चेक करते हैं। हाइड्रोजन पहले सल्फर ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिखो। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड है 2, राइट हैंड साइड भी हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स 2। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड है 6, राइट हैंड साइड भी है, नंबर ऑफ़ एटम्स 6, राइट। ये देखो यहाँ पे 2 हैं, प्लस 2 × 4 आ गया 6। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है नंबर ऑफ़ एटम्स 4, राइट हैंड साइड भी है 4 है। इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड। ठीक है, ओके। ये जो कोएफिशिएंट वाला मेथड है ना स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप इसे मैक्सिमम यूज़ करो आपको, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है,
नेक्स्ट इक्वेशन है, ओके, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद, एक सेकेंड, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride, ठीक है, and a precipitate of barium sulfate, ठीक है, ओके, अगेन कोफिशिएंट लगा दो, A B C एंड D, इक्वेशन लिखो, सबसे पहले एल्यूमिनियम का केस लिखो, ठीक है, आपके पास क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, बेरियम है, क्लोरीन है, सल्फर और ऑक्सीजन, बहुत सारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, लिखते हैं। एल्यूमिनियम के केस में आएगा आपका 2B इज इक्वल टू C, ओके, बेरियम के केस में आएगा A इज इक्वल टू D, नेक्स्ट क्लोरीन 2A इज इक्वल टू यहाँ पे 3C, ओके, नेक्स्ट सल्फर के केस में यहाँ पे S, यहाँ पे 3 लगा है तो 3B इज इक्वल टू, यहाँ पे सल्फर के साथ कुछ नहीं है तो फिर D, एंड लास्ट ऑक्सीजन 4 3 ज़ा 12 तो फिर 12B इज इक्वल टू 4D, ठीक है, हाँ 4D, ओके, इफ़ A इज इक्वल टू 1, अगर A 1 है तो फिर यहाँ पे निकालो, A 1 है तो आपका DB 1 है, ठीक है, D 1 है तो यहाँ से सल्फर के केस में देखो, दिस इम्प्लाइज B क्या है 1/3, A B D निकल गए, ठीक है, B 1/3 है तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में आ जाओ, 2 × 1/3 इज इक्वल टू C, दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 2/3, ये निकल गया B C D, ओके, सबकी वैल्यूज आ गई हैं। नाउ पुट द कोफिशिएंट्स, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स इन इक्वेशन, ठीक है, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 गिव्स AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करो, A 1 है, B की वैल्यू है 1/3, C है 2/3, ऑब्वियसली फ्रैक्शन में है तो आपको मल्टीप्लाई करने का D 1 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 3, ठीक है, फाइनल इक्वेशन आपकी बन के आएगी 3BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस ओके, ये दो बेरियम सल्फेट, क्या हमारी इक्वेशन सही है, चेक कर लेते हैं, ओके, ये है, हाँ, ये आपका फाइनल आंसर 3 1 2 3, देख लेते हैं, 3 1 2 3 सही है, कोफिशिएंट सही है, हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ऐसे ही कोफिशिएंट्स अगर आपने निकाल लिए तो आपकी इक्वेशन 1 अटेम्प्ट में भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा पक्का, हाँ, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एज यूजुअल कोफिशिएंट्स पुट करो, ओके, कोफिशिएंट्स आपने पुट किया, अब आपको इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पे लिख लो, ओके, A इज इक्वल टू C, ठीक है, नेक्स्ट है
2b इज इक्वल टू c प्लस 2d एंड लास्ट है b इज इक्वल टू c। ओके, अगर आप कहते हो इफ़ a 1 है तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि c और b दोनों क्या है 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, अब आप यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हो। 2 इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 b 1 है तो फिर 2 1 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2d। आपका d की वैल्यू भी क्या आ गई है, एक सेकेंड, नहीं, d की वैल्यू आई है 2 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज़ 1/2। ठीक है, d की वैल्यू है 1/2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट्स। पहले आप इक्वेशन लिख लो। पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे प्लस H2। आपके कोफिशिएंट्स हैं, ये 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है और यहाँ पे d की वैल्यू 1/2। ऑब्वियसली फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। आपका फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन बनकर आएगा 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम प्लस वाटर 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। चेक करो क्या इक्वेशन बैलेंस है। 2 पोटेशियम है यहाँ पे भी 2 पोटेशियम है, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 + 2 4, राइट। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, राइट। द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सी कितना आसान है कोफिशिएंट्स की हेल्प से इक्वेशन को बैलेंस करना। यही, ये देखो यहाँ पे आपका बैलेंस अनबैलेंस डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, कि आप कैसे बैलेंस करोगे, राइट। ओके, अब नेक्स्ट भी आपका वही है कि आपको बैलेंस करना है फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। चलो करते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक काम करते हैं। ओके, फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, नोट कर लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर एज यूजुअल। कोफिशिएंट्स पुट कर दो, A B C D। बहुत इजी है, आप मेटल नॉन मेटल वाला किससे भी कर सकते हो, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड बताया तो उससे भी कर सकते हो, पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बेटर पुट द कोफिशिएंट्स और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, बैलेंस करो। ओके, एलिमेंट्स लिख लो कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। ठीक है, यही है। ओके, लेट अस राइट डाउन द इक्वेशंस। आपकी इक्वेशंस हैं A प्लस 2B। आई होप आपको इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये पता है, नहीं पता है आप पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी है। नाइट्रोजन के केस में आपका इक्वेशन आएगा A इज इक्वल टू 2C। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में 3A, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। ठीक है, 2B प्लस 2B, जहाँ एरो है वहाँ इक्वल टू लगा दो। यहाँ पे 3 2 6, C प्लस D। लास्ट कैल्शियम B। ओके, इफ़ A इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से निकलता है C इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एंड C B के बराबर है तो B भी क्या है 1/2। D की वैल्यू निकालते हैं, 1 + 1 इज इक्वल टू 2D। D की वैल्यू निकलती है 1। ठीक है, पुट कर दो कोफिशिएंट्स की वैल्यू इक्वेशन में। HNO3 प्लस CaOH2 गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या थे आपके? कोफिशिएंट्स हैं 1, 1/2, 1/2 और ये है अगेन 1। ऑब्वियसली फ्रैक्शन में है तो मल्टीप्लाई करो 2 के साथ एंड फाइनल इक्वेशन आपकी निकल के आती है NO3 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर। ठीक है, सो हेंस आपकी इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे प्रॉपरली बैलेंस हो चुकी है। चेक कर लेना एक बार। ठीक है, बैलेंस है, चेक कर लेते हैं। 1 1 1 2, एक सेकेंड, नहीं 2, हाँ ठीक है, बैलेंस है। आंसर चेक कर लो, बैलेंस है। ओके, नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 6 का ए था, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ओके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives प्लस वाटर। ठीक है, कोफिशिएंट्स एज यूजुअल डाल दो यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास? सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, इनकी इक्वेशंस लिख लो। इक्वेशंस हैं सोडियम के केस में ए इज इक्वल टू 2C। ओके, ऑक्सीजन के केस में है ए प्लस 4B इज इक्वल टू 4C प्लस डी। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन के केस में इक्वेशन बनेगी ए प्लस 4B इज इक्वल टू 4C प्लस, एक सेकेंड ये गलत हो गया। ओके ए प्लस हाइड्रोजन के केस बना रहे हैं तो फिर 2B आएगा। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, हाइड्रोजन का केस। ओके, लास्ट है सल्फर। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सल्फर के एक है बी। ठीक है, इज इक्वल टू सी। ठीक है, क्या इक्वेशन सही है एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सही है। ओके, इफ ए इज इक्वल टू 1 तो फिर सी आ जाएगा आपका 1/2, राइट। बी भी आ जाएगा 1/2 और डी की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1। डी आ जाएगा 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में। प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O। फ्रैक्शन में है तो ऑब्वियसली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2। फाइनल इक्वेशन आपको निकल के आएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 2 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर। ठीक है, यह है आपकी फाइनल बैलेंस इक्वेशन। चेक कर लो, करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम क्लोराइड। एक एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करवा रही हूँ यहाँ पे ताकि आप किसी में डाउट ना आए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स ठीक है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ओके, अगेन एक ही मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बहुत इजी है, उसमें आप बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आप पे ABCD आपने इक्वेशन डाल दी। अब लिख लो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास। पांच एलिमेंट्स है, इक्वेशन लिख लो। वैसे इतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट सर यू नो आइडिया कि कौन से इक्वेशन की नीड हो जाए। ओके, सोडियम के केस में A इज इक्वल टू D। ठीक है, क्लोरीन के केस में आ जाओ, A यहाँ पे क्लोरीन है इज इक्वल टू C। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्वर, B इज इक्वल टू C। यहाँ से पता लग रहा है A B C D सब बराबर आने वाले हैं। ठीक है, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे स्टिल लिख लेते हैं। N क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू, ओके लिखना है लिख लो वरना यहीं से पता लग जाएगा। इफ़ आप मान रहे हो A इज इक्वल टू 1 तो A D के भी बराबर है, D भी 1 है, A C के भी बराबर है, C भी 1 है और B C के बराबर है तो B भी क्या आ गया 1।
ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन देकर रखी है ये ऑलरेडी इसमें 1 1 पुट कर दो, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, आपको आगे इक्वेशन लिखनी है लिख लो, नहीं लिखनी है तो भी चलेगा, ये लिख देती हूँ, बट ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस। यहीं से आपको ABCD के कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में आ गया B = D। ठीक है, लास्ट ऑक्सीजन का केस है 3B = 3B। देखो यहाँ पे साफ साफ 3B = 3B यानी अगेन B = B, यानी सबके सब वैल्यूज़ कोएफिशिएंट्स क्या है, 1। ओके, बहुत आसान था। लास्ट है आपका क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे। बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो आपका मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब अगेन पुट द कोएफिशिएंट्स A, B, C, D। ठीक है, एलिमेंट्स लिख लो, बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, अब बेरियम के केस में देखो यहाँ पे आपका 1 A और यहाँ पे है = C। ठीक है, यहाँ से पता लगता है अगर आप इफ़ A = 1 रखते हो तो C की वैल्यू भी क्या है, 1 आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन देखो 2A = यहाँ पे क्लोरीन = D, यानी कि D क्या आ गया, A 1 है तो D कितना है, 2, बस B की वैल्यू बची है। हाइड्रोजन के केस देखो 2B = मुझे नहीं लगता सल्फर ऑक्सीजन के केस में इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ पे B आ गया है, 2B = D। ठीक है, 2B = एक सेकेंड, हाइड्रोजन के केस है ना, 2B = D। ओके, तो यानी कि 2B = D है, D की वैल्यू 2 है, यानी D की वैल्यू अगेन क्या आ गई, 1। पुट द कोएफिशिएंट्स की वैल्यू ये रहने दो, उनकी नीड नहीं है अभी, आपको सिर्फ इक्वेशन निकालनी है, ज़रूरी नहीं है हर एक एलिमेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ओके, कोएफिशिएंट पुट करोगे, आपके पास यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में नहीं है तो यानी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आता है बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, चेक कर लो, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी बैलेंस के लिए ही है। चलो ठीक है, करते हैं, प्रैक्टिस हो रही है। आपको एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ स्टूडेंट्स ताकि क्लियर रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ए पार्ट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट है, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कोएफिशिएंट पुट कर दो, A, B, C, D। ठीक है, एलिमेंट्स लिख दो, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। ठीक है, इक्वेशंस फॉर्म करो। इक्वेशंस हैं कैल्शियम के केस में A = ठीक है, A = C, गॉट इट। ऑक्सीजन के केस में आएगा 2A प्लस 2B = 3C प्लस D। हाइड्रोजन के केस में देखो 2A = 2D एंड लास्ट आपका कार्बन। ठीक है, ये आएगा आपका B = C। ठीक है,
अगर आप मानते हो ए को 1, तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सी भी क्या है 1, और लास्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग डी भी क्या है 1। तो इन तीनों की वैल्यू तो मिल गई, और इसके अकॉर्डिंग डी भी क्या है 1, क्योंकि 2 = 2D के बराबर है। ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? सबके कोएफिशिएंट 1 आ गए हैं, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? एक सेकंड देख लेते हैं। कैल्शियम 1 ठीक है। ऑक्सीजन 2 4 3 1 4 ठीक है। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और इस तरफ कितने हैं 2 ठीक है। कार्बन कितने हैं 1 बैलेंस। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट है आपका लास्ट नहीं है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर प्लस क्या है, जिंक नाइट्रेट है। हाँ ठीक है, कोएफिशिएंट्स पुट कर दो A B C D। ठीक है, कोएफिशिएंट्स पुट करने के बाद लिख लो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ताकि आप इक्वेशन फॉर्म कर पाओ। ओके, जिंक के केस में A = C। ठीक है, सिल्वर के केस में B यहाँ पे ठीक है = D, राइट। नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे कितना है, ओनली 1 एलिमेंट। B = यहाँ देखो 2 एलिमेंट है नाइट्रोजन के, = 2C। ठीक है, लास्ट है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है, 3B = यहाँ पे 3 2 6C। ओके, देखिए ऑक्सीजन, राइट ये है। अगर इफ़ हम मानते हैं हमेशा A को 1 मान दो, आपके सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। ठीक है, एक A = 1, तो फिर आपकी C भी क्या आ गया 1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। C 1 है, लास्ट इक्वेशन में आ जाओ, या फिर थर्ड इक्वेशन में आ जाओ। C 1 है तो B की वैल्यू क्या आ गई 2, B की वैल्यू 2 है तो सेकेंड इक्वेशन में आ जाओ, B की वैल्यू भी क्या है 2। पुट कर दो वैल्यूज़, फाइनल इक्वेशन आपकी बन जाएगी। कोई फ्रैक्शन नहीं है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट, C की वैल्यू कितनी है 1, प्लस D की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ सिल्वर, हेंस द इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, जब आपको बैलेंस करने के लिए कहा जाएगा या आप एज ए साइड में आप इसको दिखा सकते हो कि आपने बैलेंस कैसे किया है, एज अ आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, ये वीडियो आज की बहुत लंबी जाने वाली है, हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, लिख लो एल्यूमिनियम प्लस क्या है, कॉपर क्लोराइड प्लस कॉपर। अगेन वही मेथड, कोएफिशिएंट्स लिखो। ठीक है, कोएफिशिएंट्स हमने लिख दिए, एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन यहाँ पे कितने आइटम्स हैं 1, तो A यहाँ पे कितने हैं, अगेन 1 = C। इफ़ A = 1 तो C भी क्या आ गया 1। ठीक है, कॉपर के केस में यहाँ पे कितने आइटम है 1, तो B = यहाँ पे कॉपर क्या है एक ही है, = 3। ठीक है, क्लोरीन के केस में देख लो 2B = यहाँ पे क्या है 3C। अब C की वैल्यू क्या थी 1, दिस इम्प्लाइज B की वैल्यू क्या आती है 3/2, और D B के बराबर है तो ये D की वैल्यू भी आती है। जब यहाँ पे लिख लो, पुट कर दो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू। ठीक है, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा कॉपर क्लोराइड के साथ, 3/2 कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3/2 C। फ्रैक्शन में है, मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा +3 कॉपर क्लोराइड गिव्स 3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 9 टाइम्स ऑफ कॉपर। एक सेकेंड, ये 3 के साथ नहीं होगा, ये होगा 2 के साथ। नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 के साथ होगा मल्टीप्लाई। आपका आंसर आएगा
3 2 3, ठीक है। तभी आई वाज लाइक कि ये क्या होगा। चलो ये आ गई आपकी बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। आपने इक्वेशन लिखनी है, अगेन कोफिशिएंट वहाँ पे लिख लो, ये देखो इक्वेशन लिखनी है, कोफिशिएंट्स के आगे लिख लो, उसके बाद एलिमेंट्स लिखो, बेरियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। आपका आ जाएगा A = C, क्लोरीन के केस में आपका आएगा 2A = D, ठीक है। यानी कि इफ़ A आपका 1 है तो C भी क्या आता है 1 और D की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपको इस सारे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। K के केस में 2B = D, ठीक है। B भी यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है। हence आपका फाइनल इक्वेशन निकल कर आता है बेरियम क्लोराइड reacts with potassium sulfate gives barium sulfate plus 2 times of potassium chloride, ठीक है। यह है क्या है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसमें आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है और आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमने पढ़ा था वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमने डिफरेंट प्रेसिपिटेशन, ये सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी की थी। आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8 बैलेंस करने का। लेकिन अच्छा ठीक है, इसमें वर्ड इक्वेशन दी है तो चलो बैलेंस भी कर देते हैं। ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड, फर्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड, एक्वस फॉर्म ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद एक्वस फॉर्म ऑफ बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये है आपकी इक्वेशन। आप क्या करोगे, कोफिशिएंट्स लिखोगे एज यूजुअल A B C D, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म करोगे, इक्वेशन फॉर्म होगी, पहले एलिमेंट्स लिख लो, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म करो A = C, यानी कि इफ़ A की वैल्यू 1 है तो C की वैल्यू भी 1 निकल कर आएगी, ठीक है। A = ब्रोमीन के केस में = 2D, दिस इम्प्लाइज D क्या आ गया आपका 1/2, ठीक है। बेरियम के केस में देखो B = D, दिस इम्प्लाइज B की वैल्यू भी क्या आ गई 1/2, ठीक है। ओके, और इक्वेशंस की ज़रूरत नहीं है। खुद द कोफिशिएंट्स, वैल्यू कोफिशिएंट्स आपका निकल कर KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस फ्रैक्शन हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे पूरे के पूरे इक्वेशन को by 2, राइट, ठीक है। पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका फाइनल रिएक्शन आएगा, ये है बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही आपने बाकी की इक्वेशन लिखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, बैलेंस करनी है। कोई भी डाउट हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया, हाँ हो गया। अच्छा, अब ये मुझे कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखो, जब आपने KBr को रिएक्ट करवाया बेरियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, तो क्या ये I और Br ने अपनी पोजीशन स्प्रेड इन कर ली, डिस्प्लेस किया, कौन सा रिएक्शन है ये है आपको साफ साफ दिख रहा है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि होता है कि एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अपनी पोजीशन क्या कर लेते हैं, स्प्रेड इन कर लेते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं दूसरे आयंस के साथ, ठीक है। तो वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे आपको जिंक नाइट्रेट और सिल्वर मिलेगा। यहाँ देख लो, जिंक जब सिल्वर, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है क्वेश्चन, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज, ये साफ साफ दिख रहा है, 2 एलिमेंट्स में आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका रिएक्टेंट कितना था, यहाँ देख लो रिएक्टेंट कितना था, 1 जिंक कार्बोनेट,
आपको फाइनल कितने मिल रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। ये हमने बहुत बार बैलेंस किया है, ठीक है। और इसमें देखो क्या है, कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं। कितने रिएक्टेंट हैं स्टूडेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। आपको कंबाइन करके क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन सा रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लास्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपका फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट कर रहा है। आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर आता है, ठीक है, ऊपर आता है, और इसीलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या कर जाएगी, रिलीज है, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। यानी कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आप कर लोगे, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बैलेंस बहुत आसानी से हो जाएगा कोएफिशिएंट्स की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स, ठीक है। आपको मैंने बता रखा था पहले भी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रिलेटेड होता है चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर, कि आपने जो रिएक्टेंट लिए स्टार्टिंग में, उसके बाद जो प्रोडक्ट बने उसमें टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज़ किया, इंक्रीज़ किया, तो उससे आपको पता लगेगा कि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। यहाँ पे पूछा है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक जनरल टर्म में बताऊं तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं इन विच यू एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, एब्जॉर्ब करोगे एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं इन विच यू रिलीज द एनर्जी टू द सराउंडिंग, ठीक है, रिलीज द एनर्जी टू द सराउंडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताऊं तो एनर्जी टू द सराउंडिंग, यहाँ पे देख लो, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन occurs when energy is absorbed from the surrounding in the form of heat। ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे सोल्यूशन देख रहे हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक में हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं। यानी हमारा टेम्परेचर, मैंने आपको टेम्परेचर के केस में बताया था, टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। तो कैसा रिएक्शन हुआ, वो हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक इसका ऑपोजिट है, जहाँ पे कन्वर्सली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम इनटू द सराउंडिंग, ठीक है। जैसे कि एक्सप्लोजन हो गया, कंट्रीज न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो कि एनर्जी क्या करता है, रिलीज़, राइट, एनर्जी क्या करता है, रिलीज़। ये देखो यहाँ पर लिख रखा है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज़ करता है और एंडोथर्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, सॉरी इज इट रेस्पिरेशन और डाइजेशन, ओके रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन, हमें लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। टू लिव अ लाइफ वी नीड एनर्जी, राइट। वो एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, हम क्या करते हैं, वी ईट फूड, ठीक है। जो फूड है ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है विच थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ब्रेक होता है इनटू सम सिंपलर सब्सटेंस। छोटे छोटे सब्सटेंस में क्या होता है, ब्रेक, जिसमें से एक है आपका ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। अब वो ग्लूकोज क्या करता है, जो ग्लूकोज है वो आपका रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। रेस्पिरेशन बोल रहे हैं ना, ये आप डाइजेशन मत समझ लेना, रेस्पिरेशन का ही एक प्रोसेस समझा रही हूँ, इसलिए मेरे को ये बताना पड़ा कि हमें एनर्जी चाहिए टू लिव आवर लाइफ। हम खाना खाते हैं,
हमारी बॉडी क्या करती है, जो खाने में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ब्रेक करती है सिंपलर सब्सटेंस, जिसमें से एक सब्सटेंस जो हमें चाहिए दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है, अब हम ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अब वो जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके रिलीज करता है ये सब्सटेंसेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट किया ग्लूकोज के साथ और आपको मिला एज अ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है, एनर्जी रिलीज़ हुई है। और मैंने आपको क्या कहा था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होगी, इसलिए आपका रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है कि रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये देखो, फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, ठीक है, वी रिक्वायर एनर्जी, वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। द फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, आपको बताया मैंने। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस कम इन कॉन्टैक्ट विद oxygen present in our body cells to form carbon dioxide, water along with certain amount of energy. ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, certain amount of energy. Respiration process. Since the energy is in the form of heat that maintains our body temperature, respiration is considered to be an exothermic reaction. ये देखो, एक सेकेंड, ये क्या, हाँ, रिएक्शन टेकिंग प्लेसेस, वही जो मैंने आपको बताया, ये कुछ नहीं है, ये जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कहाँ है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equation for these reactions. ठीक है, बहुत इजी है, हमने पढ़ रखा है, पहले 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़े थे। ठीक है, डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है स्टूडेंट दोज रिएक्शंस, लिख लो, दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more elements or compounds combine together to form a single product. ठीक है, जनरली मैंने आपको बताया था, सपोज अगर एलिमेंट एक ए है एक बी है, आपका रिएक्शन अकर होगा और आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा। ये रिएक्टेंट्स अगर आपके ए और बी हैं तो आपके प्रोडक्ट क्या कर जाएंगे, कंबाइन, नाम से ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कंबाइन कर जाएगा और आपका प्रोडक्ट निकल कर आएगा ए बी। ठीक है, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हमने इसमें कर रखे थे, जिसमें से एक हमने एक्टिविटी से लेकर रखा था, जिसमें मैग्नीशियम रिबन, आपको याद होगा बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। उसमें क्या होता था, हम मैग्नीशियम रिबन लेते थे, उसको बर्न करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लेते थे, उसको बर्न करते थे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसमें लाइक किसके प्रेजेंस में बर्न करते थे, एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, है ना, तो आपका फॉर्म होता था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस अब आपको करना आना चाहिए। ठीक है, आपका फॉर्म होता था मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट पाउडर फॉर्म होता था। ठीक है, लिख लो, मैग्नीशियम बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और आपको वाइट पाउडर मिलेगा, डेट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमने एग्जांपल किया था कि किसका कौन सा रिएक्शन है, ये कैसा टाइप ऑफ रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, इसमें क्योंकि ये जो 2 एलिमेंट है आपके, डेट इज़ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये कंबाइन कर गए टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, डेट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल किए थे हमने,
ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा, अच्छा एक और एग्जांपल लिख लो जिसमें हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन अगर कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर होगी और आपका वाटर, आपको क्या मिलेगा, वाटर। बैलेंस कर लो इसको, यहाँ पे आ जाएगा 2H2O and 2H2, ठीक है। दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे कहा है, हाँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लो, फिर हम इसे कंपेयर करेंगे कि क्यों डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट है, ठीक है। ओके, decomposition reactions are those reactions in which a single compound breaks down to give 2 or more simpler substances, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, आपके सिंपलर सब्सटेंसेस जो हैं वो कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। और डीकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है, सपोज AB है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ब्रेक होगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में हम लिख सकते हैं, हमने डिस्कस किया था लेड नाइट्रेट, याद हो तो, लेड नाइट्रेट लिया था, ठीक है, उसे हीट जब किया था तो हमें मिला था लेड ऑक्साइड, इसको बैलेंस कर लेना, प्लस O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन, तो हमने क्या किया था, पाउडर लेड नाइट्रेट लिया था ड्राई टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, फिर उसे होल्ड किया था टेस्ट ट्यूब होल्डर पे, हीट किया था ओवर द फ्लेम, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिले थे हमें, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिले थे हमें, ठीक है, और येलो रेजिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड मिला था, येलो रेजिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ बिकॉज ऑफ डीकम्पोजिशन, ठीक है, प्रोसेस, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पूछा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये कैसे हैं, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम ले रहे हैं, ठीक है, उसे जो कि रिएक्टेंट है हमारा, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, एक सेकंड, रिएक्टेंट जो है वो क्या हो रहा है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, या फिर मैं कहूँ तो सिंपलर सब्सटेंसेस, स्मॉलर और सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। वो 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मिलेंगे। और वही हमने देखा जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखा, तो ये ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो स्मॉलर या सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली क्या हुआ, वाइस वर्सा हुआ, एक दूसरे का क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और यहाँ पे लिखा है राइट इक्वेशन फॉर दिस, इक्वेशन हमने लिख दी है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आंसर भी एक बार देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सेड टू बी रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल, whereas decomposition reaction is defined as the splitting of larger molecule into 2 or more smaller molecules, right? This essentially explains that decomposition reaction is the opposite of combination reaction.
इन मोस्ट केसेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडो, हाँ ये भी आप लिख सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसका ऑपोजिट होता है, दैट इज़ एक्सोथर्मिक, रिएक्शन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट वन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 12 है, ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे कि डिकम्पोजिशन कैसे हो सकता है हमारा, ठीक है। एक मैंने आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था, और मैंने आपको बताया था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिखो। एक एग्जाम्पल तो हमने ऊपर लिख दिया है, दैट वाज ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल से पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको प्रॉपर समझा देती हूँ फिर से। 12th आंसर है ये, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल हैं। सबसे पहला है, ठीक है, सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बताओ। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, या फिर मैं यहाँ पे लिखूँ डिकम्पोजिशन reactions which takes place by absorption of heat, ठीक है। अभी हमने इसका एग्जाम्पल ऊपर पढ़ा था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, हमने क्या लिया था, हमने लिया था लेड नाइट्रेट, राइट। हमने क्या लिया था, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब आप क्या करोगे, हीट करोगे, एक सेकेंड, हाँ, लेड नाइट्रेट को आप क्या करोगे, सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, हीट करोगे तो आपको मिलेगा येलो पीपीटी ऑफ लेड ऑक्साइड, ठीक है, येलो पीपीटी ऑफ लेड ऑक्साइड, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स मिलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। बैलेंस कर लेना इसको, ठीक है, बैलेंस आप कर लेना, आपको करना आता है। तो ये एक एग्जांपल हुआ जिसका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आपको क्या बताई थी, इलेक्ट्रोलिटिक, ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बताई थी इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर इसको कहूँ तो, या फिर इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोल लो, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल लो, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल लो, ओके। अब इसका क्या मतलब है, दीज आर दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे यूज़ ऑफ क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस which take place when electric current is passed through the compound in the मोल्टन स्टेट, और इन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इन द मोल्टन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, याद रखना। जब भी आप ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखोगे हमेशा इसका एक्वस स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट ही लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
ओके, अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मैंने आपको एग्जांपल बता रखा था, जिसमें आपने मग में क्या लिया था, प्लास्टिक मग लिया था, उसमें 2 होल्स बनाए थे, ठीक है, 2 रबर स्टॉपर्स लगाए थे उस 2 होल्स में, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगाए थे और उसको पानी से भरा था, ठीक है। वाटर में आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 भी ऐड किए थे, ठीक है। आपको क्या देखने को मिला था, आपने ऑब्जर्व किया था कि जब आपने उसमें ये देखो, उसमें जो वाटर था, ठीक है, मोल एक्वस स्टेट है, ऐसे लिक्विड रखेंगे, ठीक है, और जब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कराया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करवाया, तो आपको क्या मिला था, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। जिसमें आपको देखने को मिला था कि हाइड्रोजन गैस है, उसका वॉल्यूम क्या था, डबल था दैन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये भी क्या हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंसेस में क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है, कैसा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर कहूँ तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आपकी थी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर कहूँ तो फोटो लिसिस यानी ब्रेक डाउन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। अब फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब था, फोटो यहाँ पे मतलब क्या है, लाइट, तो लिख लो, या मैं आपको दोबारा लिखवा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये आपने लिख रखा है, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख लो, नोट डाउन कर लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, विच टेक्स प्लेस on absorption of light, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो का मतलब क्या होता है, फ़ोटो का मतलब होता है यहाँ पे लाइट, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका एग्जाम्पल आप बोलोगे, एग्जाम्पल याद करो, हमने क्या लिया था, सिल्वर क्लोराइड लिया था, ठीक है, तो वाइट सिल्वर क्लोराइड या फिर हमने येलो सिल्वर ब्रोमाइड लिया था, अब जो भी लो, ठीक है, ये वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ले लो, ठीक है, वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ले लो, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दो, तो आप वहाँ पे नोटिस करोगे कि वो चेंज हो जाएगा किस में, एक सिल्वर कलर में, या फिर मैं कहूँ तो ग्रे कलर में, ठीक है, जो वाइट कलर है वो चेंज हो जाएगा सिल्वर ग्रे कलर में, और आपको क्या रिलीज़ होगी, क्लोरीन गैस, जो सिल्वर या ग्रे कलर मिलेगा वो होगा सिल्वर का, ठीक है, बैलेंस कर लो, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, किसकी प्रेजेंस में है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपने पिंच ऑफ सिल्वर क्लोराइड लिया, वॉच क्लास में लिया था, ठीक है, सनलाइट में रखा फॉर सम टाइम, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है वो टर्न हो गया है ग्रे कलर में, ठीक है, किसकी वजह से हुआ, दिस इज़ बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दीज सॉल्ट्स, ये जो सॉल्ट्स हैं, ये जो सॉल्ट है ये डिकम्पोज हो गया टू फॉर्म अ सिल्वर मेटल, ये डिकम्पोज हो गया टू फॉर्म अ सिल्वर मेटल। सो दीज वर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, उनका डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे भी वही देख के रखा है, थर्मोलिसिस, हाँ ये देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मोलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। हमने हर एक रिएक्शन थॉरली करके रखी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन कुछ एक क्वेश्चन में बताया था क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ वन इन विच is one when a more reactive substances displaces a less reactive substance one from its salt solution, ये आपको पता है। whereas double displacement reaction in which a mutual exchange of ions happen। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था, उसमें सिर्फ एक ज़्यादा, वो आपने रिएक्टिविटी सीरीज करके रखी है, उस हिसाब से देखो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है जिसकी यहाँ देख लो, ये जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो मैग्नीशियम क्या है, इज़ मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे तो लास्ट पेज होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ की थी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव था, वो ऊपर प्लेस था किसके, हाइड्रोजन के, ये क्या था, मोर रिएक्टिव था, तो इस वजह से इसने क्या किया, इसने डिस्प्लेस किया, ठीक है,
लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया और खुद क्लोरीन के साथ क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ, यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट टू डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे आयंस देखो क्या, आयोडीन जो है वो के साथ रिएक्ट कर रहा है और ब्रोमीन जो है वो बेरियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब ये कुछ नहीं है, यहाँ पे बोल रहे हैं इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर रिफाइन करते हैं किससे, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से, यानी आप रिएक्टेंट क्या है आपका, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, सोल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म लिखा है, ठीक है। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, अब डिस्प्लेस कौन कर रहा है, कॉपर मेटल, तो दूसरा रिएक्टेंट कौन है, मेटल है तो सॉलिड लिखा है, ठीक है, कॉपर। ऑब्वियसली रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो कॉपर ऊपर प्लेस्ड होता है सिल्वर के, ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉपर डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को और खुद रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, NO3 के साथ, और आपका सिल्वर एज इट इज़ आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको बेसिकली चाहिए कि आपको सिल्वर चाहिए ना, ठीक है। तभी तो यहाँ लिखा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, यहाँ पे दे रखा है कि एक प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सिल्वर, ठीक है, कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर करके रखा था, ठीक है। क्या होता है प्रेसिपिटेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके रखे हैं हमने, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या बोलते हैं, अभी ऊपर हमने किया था, जब हमने लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल किया था, येलो पिपिटी फॉर्म हुआ था, ठीक है। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर दोज, अब क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताओ, ऐसे रिएक्शन, ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सोल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, ऑफ टू कंपाउंड्स और मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड, ठीक है। दो कंपाउंड आप लोगे, ठीक है, उसको क्या करोगे, मिक्स करोगे, जो भी है रिएक्ट करवाओगे और आपको एक इनसॉल्युबल कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, इनसॉल्युबल कंपाउंड मिलेगा, यानी इनसॉल्युबल कंपाउंड है तो फिर एज अ सॉलिड ही मिलेगा, ठीक है। वो क्या होगा, इनसॉल्युबल कंपाउंड प्रेसिपिटेट होगा, क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। अभी इनसॉल्युबल कंपाउंड किसी भी तरीके से बन सकता है, या तो आपने गैस पास कर दी, जो एक रिएक्टेंट है उसमें से एक गैस पास कर दी, ठीक है। एग्जाम्पल आपने बहुत सारे पढ़ के रखे हैं, सिर्फ एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता देती हूँ मैं। एक एग्जाम्पल आपका था कॉपर सल्फेट आपने लिया था, ठीक है, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में लिया था, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में है उसके साथ रिएक्ट करवाया, तो आपको मिला था कॉपर हाइड्रोक्साइड का PPT, एरो डाउन यानी कि PPT है, ठीक है, इसका कलर था ब्लूइश वाइट, ठीक है, प्लस आपको एक और चीज़ मिली थी अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। हमें PPT से मतलब है, तो हमें क्या मिलता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट है आपका, वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है जो मैंने आपको अभी समझाई, टू सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड, सॉल्युबल सॉल्ट यानी एक्वस फॉर्म, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस, हाँ मैंने आपको ऊपर बताया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसमें पढ़ा था आपने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, तभी यहाँ लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आर एक्सचेंज इन विच द आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द कंपाउंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। व्हेन वन ऑफ सच कंपाउंड्स फॉर्म इज इन सॉलिड फॉर्म, दैट इज इन इनसॉल्युबल एक्वा, सॉलिड फॉर्म इनसॉल्युबल इन एक्वा, यानी कि आपने दो एक्वा सोल्यूशन लिए हैं, यहीं पे आपको मैंने बताया कि ये देखो दो एक्वा सोल्यूशन लिए थे, ये देखो एक्वा सोल्यूशन लिए थे, उसमें एक इनसॉल्युबल यानी कि उसी एक्वा सोल्यूशन में इनसॉल्युबल नहीं होगा वो, राइट, ठीक है। तो वो क्या होता है, और सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, द सॉलिड इज नोन एज प्रेसिपिटेट एंड द रिस्पेक्टिव रिएक्शन इज टर्म एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं जिसमें ऐसे सॉलिड फॉर्म होगा, ठीक है, और सेटल डाउन हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, बाकी के दो एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विच विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच, ठीक है। अब मैंने आपको बता के रखा था कि ऑक्सीडेशन, ओ से ही समझ जाना यहाँ क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन,
ठीक है। अब ऑक्सीजन के टर्म में पूछा है तो यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन चाहे वहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। देख लो, अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रखा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन व्हेन, यहाँ पे आंसर सेक्शन में आ जाओ। ऑक्सीजन इज एडेड टू एलिमेंट टू फॉर्म अ रिस्पेक्टिव ऑक्साइड इन द एलिमेंट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देख के रखा है, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। और जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो रिएक्शन कैसे, वो एलिमेंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ये अगेन आपके दो एग्जाम्पल हैं। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको कॉपर मिलेगा और वाटर मिलेगा, ये हमने एग्जाम्पल कर रखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है एक शाइनी ब्राउन एलिमेंट है, ब्राउन एलिमेंट है, अगर उसको एयर में हीट करोगे तो ब्लैक कलर फॉर्म हो जाएगा। नेम एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आपने बहुत सारे रिएक्शन देखे होंगे, उसमें कलर्स मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर जैसे आपको ब्लू, अभी पीछे देखा आपको ब्लू वाइट डुप्टी मिल रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, तो आपको ये सब कलर्स जो है ये याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के कलर्स याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शाइनी ब्राउन एलिमेंट किसका है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये है कॉपर मेटल का, ठीक है। शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट क्या है, कॉपर मेटल। इसको जब आप हीट करते हो एयर, अभी आपको कॉपर, अब ज़रूरी नहीं है शाइनी ब्राउन एलिमेंट सिर्फ कॉपर ही होगा, ठीक है, कुछ ही हो सकता है, लेकिन हीट करके वो क्या हो रहा है, ब्लैक आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर कंपाउंड मिल रहा है। तो वो आपको वैसे ही याद रखना है कि आपका शाइनी ब्राउन एलिमेंट कॉपर मेटल होता है। जब उसको हीट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिलता है जो जिसका कलर होता है ब्लैक कलर, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, ठीक है, या फिर कहो तो ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे कॉपर। ये अपने ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था ना, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, तो ये वही है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, एग्जैक्टली क्यों अप्लाई करते हैं बताओ, ऑब्वियसली टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए हम पेंट अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बता के रखा था, ठीक है, क्या क्या सोल्यूशन है कि हम कोरोजन को या फिर रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको 3-4 बताए थे, बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, बाय गैल्वनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आयरन आर्टिकल्स आर पेंट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग वेल लेफ्ट अनपेंटेड। अब यहाँ बता रहे हैं कि अब अगर पेंट नहीं किया तो क्या होगा, द मेटल सरफेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट फॉर्म आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। If painted, but if painted the surface does not come in contact with the moisture and the air thus prevents rusting, ठीक है। ये मेथड है प्रिवेंट रस्टिंग। हम आयरन आर्टिकल्स जैसे कि विंडो ग्रिल्स हो गए, आयरन गेट्स हो गए, सिविल फर्नीचर हो गया, रेलवे कोचेस हो गए, बॉडीज ऑफ कार्स हो गए, बसेस हो गए, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनको पेंट करके रस्टिंग से बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई, ओके, रैंसिडिटी का एग्जाम्पल है ये। Okay, the main purpose of flushing nitrogen into food packets that contain oil and fat items to prevent rancidity, ठीक है, which occurs when the oil or fat react with oxygen, letting out an unpleasant smell and taste. Therefore, by flushing nitrogen, an unreactive surrounding is created, thus preventing rancidity. अब ये क्या है, rancidity क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, ऑयल्स और फैट्स का, जिसकी प्रेजेंस में, ठीक है। ये ऑल्सो फैट्स का है, फूड में है ना, जो जिसकी एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, जो कि रिजल्ट करता है इनटू बैड स्मेल, जो कि रिजल्ट करता है इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, ठीक है, बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। इसको क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। मेथड्स बताए थे टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, उसमें से वन ऑफ द मेथड है कि आप रिप्लेस करोगे, जो भी पैक करोगे आप फूड आइटम्स में ऑयल और फैट है, उसको रिप्लेस करोगे, उसकी एयर को रिप्लेस करोगे बाय नाइट्रोजन, कि कुछ फूड स्टेप्स में एयर प्रेजेंट होती है अराउंड देयर, ठीक है। अगर नाइट्रोजन से आप रिप्लेस कर दोगे तो एक एरिया बन जाएगा, ठीक है, और वो फूड के अराउंड एक कवरिंग बन जाएगी नाइट्रोजन की, और हैंस उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि बैग ऑफ चिप्स हो गया, बहुत इजी एग्जांपल बताया था, बैग ऑफ चिप्स हो गया, आपका लेस हो गया, ठीक है, उसको नाइट्रोजन गैस अंदर होती है, ठीक है, प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जांपल इज कोरोजन एंड रैंसिडिटी। लास्ट क्लास में हमने कर रखा है, अभी मैंने आपको रैंसिडिटी बताया क्या होता है। कोरोजन आपको पता है, जब आपका रिफाइंड मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कंपाउंड सच एज ऑक्साइड, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। The metal gradually degrade during the corrosion process. Rusting of iron is a good example of corrosion, where the iron is converted to iron oxide
Millions of dollars are spent annually in preventing rusting from bridges and other monuments. ठीक है, वही सब कहानी ठीक है बता रखी है. नेक्स्ट, रैंसिडिटी, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल that produces an unpleasant taste and smell. Rancidity is retarded when the food is kept inside the refrigerator since the अब ये क्या है, ये भी वन ऑफ द क्या है, वन ऑफ द मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी है कि रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड्स. अब घर पे तो हम नाइट्रोजन गैस नहीं ला सकते ना, या फिर वैक्यूम पैकिंग नहीं कर सकते ना, ठीक है, या फिर एंटी ऑक्सीडेंट लेकर आ जाओ. ठीक है, तो बेटर क्या है, हमारे पास सबसे ईजी मेथड क्या है, रिलायबल मेथड क्या है घर पे, ठीक है, कि हम फूड को रेफ्रिजरेट कर दें ताकि उसका जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, फूड का जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो हो जाए स्लो, वो क्या हो जाए स्लो. ठीक है, तो यही था आज का हमारा सेशन. बहुत लंबा गया है क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबी थी. ठीक है, नेक्स्ट हम क्लास में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, सुने. टिल दैट थैंक यू सो मच, रिवाइज इट. ठीक है, और कोई डाउट होगा पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.